मेरा छोटा भाई रोज हमारी सौतेली माँ के कमरे में जाता और कई घंटों से वापस आता। रात को भी अक्सर वो दोनों एक साथ सोते थे। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। बिना पति की वो पेट से कैसे हो गईं। तभी एक दिन मैंने देखा कि मेरा भाई तो माँ के दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरा एक छोटा भाई अपने माता पिता के दो ही संतान थी। मेरे पिताजी ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए वह एक ऑटो रिक्शा चलाकर ही हम लोगों का गुजारा करते थे। घर पर दो वक्त का खाना और हम दोनों भाइयों की अच्छे से पढ़ाई के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन हम अपने छोटे से आशियाने में बहुत ज्यादा खुश थे। मेरी उम्र केवल 12 साल की थी और मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा था। इसलिए जब मुझे थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मैंने पापा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यूं इस कदर घर चलाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने लगा। लेकिन हमारे इस खुशी के आशियाने में ऐसा दुख आएगा, इसके बारे में हमने जरा भी नहीं सोचा था। जब हम दोनों भाई ज्यादा बड़े भी नहीं हुए थे तो हमारी माँ का देहांत हो गया। हमारी माँ के जाने के बाद हम लोगों के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग माँ के बिना कैसे रहेंगे। अभी पिताजी भी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि वह जब भी काम के लिए बाहर जाते थे तो हम दोनों भाइयों की देखभाल के लिए घर पर माँ होती थी। और एक जीवन साथी का साथ क्या होता है यह तो पिताजी ही जानते थे। लेकिन अब माँ के जाने के बाद हम तीनों को ही उनकी कमी महसूस होने लगी। लेकिन अब अफसोस करने के अलावा हम कर भी क्या सकते थे। हम चाह कर भी माँ को वापस नहीं ला सकते थे। हमें हर रोज माँ की कमी महसूस होती थी, क्योंकि माँ अपने हाथों से हमें खाना खिलाती थी और हमारी पढ़ाई लिखाई में भी हमारा खूब सहयोग करती थी। हमारी माँ की कमी को देखते हुए पिताजी ने शायद दूसरी शादी करने का प्लान बना लिया। उन्होंने अपने चाचा जी से कह दिया कि मुझे भी दूसरी शादी करनी है, ताकि मेरे बच्चों को एक बार फिर से माँ मिल जाए। जब तक वह बड़े ना हो जाएं, तब तक उनकी सौतेली माँ ही उनका साथ देगी। लेकिन हम लोगों को तो यह पता भी नहीं था कि सौतेली माँ होती क्या है। जब पिताजी शादी करके घर पर आए तो हमें एक नई औरत देखने को मिली। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि यह औरत कौन है और इस कदर हमारे घर में क्यों आई है, और पिताजी जो दर्जा माँ को देते थे वह दर्जा इसे क्यों दे रहे हैं। तभी एक रोज पिताजी मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि तुम्हारा छोटा भाई तो अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसे तो समझाने पर भी वह कुछ नहीं समझेगा। लेकिन तुझे थोड़ी बहुत समझ है, इसलिए तुझे बता रहा हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और यह तुम्हारी माँ है। यह बहुत ही संस्कारी और अच्छी है, हर समय तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम इसे अपनी माँ से कम मत समझना, हमेशा इसकी बात को मानना, और जैसे तुम अपनी माँ की इज्जत करते थे वैसे ही इसकी भी इज्जत करना। शायद मैं उनकी बातों को ज्यादा गहराई से तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ गया था कि शायद हो सकता है कि यह औरत हमारी माँ की कमी को पूरी कर दे। अपनी माँ की जगह किसी और को देना किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए हर समय हम दोनों भाई ही उन्हें माँ मानने लगे और उनके आगे पीछे घूमने लगे। शुरू शुरू में तो उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा था, बिल्कुल माँ के जैसे ही हमारी देखभाल करती थी। इसलिए हम लोगों ने उन्हें माँ मानने लगे और हमेशा ही उनके साथ अपनी हर बातें शेयर करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ कि उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया है। वह थोड़ी गुस्सेपन से हमारे साथ बोलती हैं और हम लोगों का ध्यान भी नहीं रखती हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका व्यवहार इतना बदल क्यों गया है। तभी एक रोज मैंने अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। जब मैंने यह सब बातें पिताजी से कहीं तो उन्होंने कहा कि बेटा, इन सब का यह कारण है कि ये अमीर घराने से है और इसकी शादी मेरे साथ इसलिए हो गई है क्योंकि इसके पिताजी मेरे चाचा जी के अच्छे दोस्त हैं और अपने दोस्त की बात रखने के लिए उन्होंने मेरे साथ शादी करा दी है। अब मैं जो काम करता हूँ उससे तो गुजारा भी नहीं हो पाता, क्योंकि तुम लोग भी बड़ी क्लास में
पढ़ाई करने लगे हो। तुम लोगों का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दूसरे शहर में जाकर ही कमाई करनी पड़ेगी। मैं उनकी बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाया। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तू अब बड़ा हो गया है और तुझे तेरी जिम्मेदारियों का भी पता है, इसलिए मैं दिल्ली कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर कोई अच्छी कंपनी में काम ढूंढ लूँगा और समय समय पर तुम लोगों के पास पैसे भेजता रहूँगा। और हाँ, कभी कभार छुट्टी होगी तो मैं यहाँ पर भी आ जाया करूँगा। इसलिए तुम अपनी माँ का प्रॉपर ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देना और ना ही उन्हें तंग करना। हमेशा उनकी हर बात मानना। मैंने पिताजी के हर बातों का हाँ में गर्दन हिला दिया और पिताजी काम के लिए निकल गए। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी और मेरा छोटा भाई 16 साल का हो चुका था। पिताजी तो साल में एक आध बार ही घर पर आते थे, वरना वहीं से पैसे भेज देते। अब मैं भी कॉलेज में चला गया और अच्छे से पढ़ाई करने लगा। हमारी सौतेली माँ भी हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उनके व्यवहार में अब कोई भी तरह का बदलाव नहीं था। हम लोगों की पढ़ाई में मदद भी करती थी और खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। इसलिए हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन अब मेरे पिताजी को गए पूरे 2 साल बीत चुके थे। हम लोगों ने पिताजी से बात की तो वो कहने लगे कि कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी 1 साल और आना नहीं हो पाएगा। इसके बाद ही मैं आ पाऊंगा। खैर, हम लोगों ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप जब आना चाहें तब आ जाना। लेकिन कुछ दिनों से मेरे मन में एक अजीब सा शक चल रहा था। मेरा छोटा भाई हर रोज मेरी सौतेली माँ के पास ही रहता था, जबकि मेरी सौतेली माँ उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी वह अब इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है? रात को अक्सर मेरी सौतेली माँ उसे अपने पास ही सुलाती थी और दिन भर स्कूल से आने के बाद उसे अपने पास ले जाती और अंदर से कमरा बंद कर देती थी। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता था? शुरू शुरू में तो मुझे उन लोगों पर कुछ भी शक नहीं हुआ। आखिर एक माँ बेटा हैं। अगर उन्हें मेरा छोटा भाई ज़्यादा पसंद है तो वह उनके साथ रहती हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन हद तो तब हो गई जब छोटा सा काम भी होता तो वह उसी से कहती और हमेशा अपने पास रखती और अपने पूरे बदन पर अब मेरे छोटे भाई से मसाज भी करवाती थी। आखिर एक माँ होकर अपने बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब तो मेरे मन में अजीब से शक होने लगे। मैं अब कोई बच्चा नहीं था। 20 साल से ऊपर मेरी उम्र हो चुकी थी। मुझे सब कुछ समझ में आता था कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन शायद मेरी सौतेली माँ पता नहीं क्या कर रही थी। मैं चाह कर भी उन लोगों के ऊपर अपनी सोच को बदल नहीं पा रहा था। अब तो मेरे छोटे भाई के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वो तो जैसे चिड़चिड़ा सा हो गया था, लेकिन वह पहले हमेशा मेरी हर बात मानता था। बिल्कुल पापा के जैसे ही मेरे साथ मान सम्मान करता था। मैं जैसे उसे बोलता था वह वैसा ही करता था। लेकिन इन दिनों तो वह इतना बदतमीज हो गया था कि मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन गुस्सा तो मुझे तब आया जब उसने अपनी पढ़ाई लिखाई से भी अपना ध्यान हटा लिया था। जैसे ही स्कूल से वापस आता, सीधा मेरी माँ उसे अपने कमरे में ले जाती और अंदर से कमरा बंद कर देती और देर रात को बाहर निकलती। खाना खाकर वापस कमरे में चली जाती और सवेरे वही सब शुरू हो जाता। सचिन के स्कूल से मुझे रोजाना फोन आने लगे और वह कहने लगे कि तुम्हारा भाई पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ना ही यह अच्छे से स्कूल का काम करके लेकर आता है। आखिर यह सब चल क्या रहा है? लेकिन मैं उनके टीचर को क्या जवाब दूं? क्योंकि इस चीज का तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। और इन सब की वजह सिर्फ मेरी सौतेली माँ ही थी, क्योंकि वह उसे पढ़ाई करने ही नहीं देती थी। हर समय अपने खुद के चिपकाए रखती थी। अब मुझे लगने लगा कि पिताजी से बात करना ही सही है। तभी मैंने एक रोज पिताजी को फोन किया, लेकिन पिताजी के सामने से
बात सुनकर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह किसी भी तरह से परेशान हो। पिताजी कहने लगे कि इधर काम का बोझ भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने पिताजी से वापस आने को कहा, लेकिन वह कहने लगे कि जितना मैंने काम पकड़ा है उतना तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे जो ले लिए हैं। मैंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में आ गया कि अगर मैं उन्हें कुछ भी बताऊंगा तो वह बेवजह फिक्र करेंगे और अपनी तबीयत फिर से खराब कर लेंगे। तभी पिताजी कहने लगे कि तुम्हारे भाई और माँ कैसे हैं? उन लोगों के साथ तुम अच्छे से रहते हो ना? तभी मैंने उनसे कहा कि हाँ, भाई भी ठीक है और माँ भी अच्छी है। तभी पिताजी कहने लगे कि ठीक है, बहुत खूब। अपनी माँ की बातें मानते रहना और हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना। जो जिम्मेदारी मेरी है वह तुम निभाना। लेकिन मेरे मन में एक बोझ सा आ गया और आंखों में आंसू थे कि मैं अब पिताजी को क्या बताऊं कि यहाँ सब क्या चल रहा है। मेरा छोटा भाई जो पढ़ाई में अव्वल था, वो भी आजकल पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है और उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है मुझे जरा भी खबर नहीं है। खैर, मैंने जैसे तैसे अपने दुख को दबा लिया और पिताजी से अच्छे से बात करके फोन काट दिया। अब मेरे को ही सब कुछ पता करना था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे ही सब पता करना है कि आखिर इन लोगों के बीच हो क्या रहा है। तभी एक रोज मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मेरे एक दोस्त का फोन आ गया। वह कहने लगा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए मेरी बहन का फोन आ गया। दरअसल मेरी बहन प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है। इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलेगा? क्योंकि दो लोग साथ में हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तभी मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारी बहन तो मेरी बहन जैसी ही है, हम लोग चलेंगे। तभी मैं अपने कपड़े बदले और अपने दोस्त के साथ चला गया। हम लोग उसकी बहन को लेकर अस्पताल में पहुंच गए और उनका चेकअप करवाने लगे। चेकअप करवाने के बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर जाकर गाड़ी में चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे भाई भी उसी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वह दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल तो एक गर्भवती महिलाओं का है और इसमें उन लोगों का क्या काम। और मेरे पिताजी 2 साल से इस घर में नहीं आए तो यह सब क्या हो रहा है। और अगर किसी को चोट लगती तो इस हॉस्पिटल में चोट लगने वाले का कोई काम भी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ गर्भवती महिलाओं का ही है। मैं झट से गाड़ी में बैठ गया और उन लोगों का ध्यान भी इधर खींच लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर मेरे दोस्त और उनकी बहन भी मेरी माँ और मेरे भाई को इस कदर इस हॉस्पिटल में देखें, क्योंकि फिर वह 1000 सवाल करेंगे और उन सवालों के मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा। खैर, मैं उन लोगों को घर पर छोड़कर वापस घर पर आ गया। मेरा मन था कि मैं सब कुछ उनसे जान लूं, लेकिन मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था। तभी मैंने मौका पाकर अपने छोटे भाई को गार्डन में लेकर गया और उसे सब कुछ पूछने लगा। तभी वह कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी माँ है और जब से हमारी माँ गई है उसके बाद से उन्होंने ही तो हमारी देखभाल करी है, हमारा हर तरह से ख्याल रखती हैं। अब क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरा माँ अच्छे से ख्याल रखती? उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं बिल्कुल टूट सा गया। मैं कुछ ना बोला और अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद घर पर आ गया। आप तो मेरे मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि मेरा भाई इतना बदल कैसे गया, और इससे बड़ा भी दुख हो रहा था कि उस हॉस्पिटल में ये लोग क्या करने गए थे। अब मैं हॉस्पिटल में जाकर भी पता नहीं करवा सकता, क्योंकि वहां जाकर मैं छानबीन कर लूंगा तो वह लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर कुछ ना पता चलेगा तो भी सब लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैंने बात को ज़्यादा बाहर नहीं निकाला, बस अपने ही मन में सोचने लगा कि कैसे पता करूं। तभी एक रोज मैं कुछ ज़रूरी फाइलें ढूंढ रहा था। स्टोर रूम में जाकर मैं इधर उधर सामान बिखेरने लगा, क्योंकि मेरी फाइल नहीं मिल रही थी। इसीलिए तभी अचानक मेरे सामने एक रिपोर्ट आ गई। मैंने वो रिपोर्ट देखी
और मन में सोचने लगा कि पता नहीं ये किसकी रिपोर्ट है। हमारे घर में तो कोई बीमार भी नहीं है, ना तो कभी माँ बीमार हुई और ना ही पिताजी। फिर ऐसी रिपोर्ट कहाँ पर से आ गई? तभी मैंने रिपोर्ट को खोल कर देखा तो उसे देखने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो कुछ समझ में नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी सौतेली माँ प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना एबॉर्शन भी करवाया है। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरे पिताजी को आए 2 साल हो गए थे। उन्होंने तो मेरी माँ को अच्छे से देखा भी नहीं, लेकिन मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो गई और वह भी अबॉर्शन भी करवा लिया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि वह उस दिन उस हॉस्पिटल में क्या करने गई थी। हो सकता है कि वह बच्चों के हॉस्पिटल में सिर्फ यही करवाने के लिए गए होंगे। आखिर यह बच्चा किसका था और इन सब के बीच चल क्या रहा था? मुझे मेरी सौतेली माँ का नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मेरे मन में यही डर था कि पता नहीं मेरे भाई इन सब के बीच कहाँ फंस गया है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। आखिर यह सब चल क्या रहा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने वहां से रिपोर्ट उठाई और सीधा अपने कमरे में आकर रख ली, ताकि कल को अगर मुझे कोई सबूत देना पड़े तो मैं दे सकूं। मैंने वह रिपोर्ट अपने कमरे में ही छुपा दी। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं इन लोगों के सच का पता लगाकर रहूंगा। एक दिन मैंने सोचा कि इनके कमरे में छुपकर देखा जाए कि क्या होता है। तभी दूसरे दिन मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई और माँ कमरे में आए और मेरी माँ अपने कमरे का पीछे का दरवाजा खोलती है और एक आदमी को अंदर बुलाती है। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है। तभी मेरी माँ मेरे भाई के बाल पकड़कर पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देती है और उस आदमी के साथ लिपट जाती है। अब मुझसे और न देखा गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे वहां देखकर वो घबरा से गई और मेरी तरफ वार करने लगे। तभी अचानक पिताजी आ गए और पुलिस भी साथ थी। तभी उस सौतेली माँ ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये मेरा आशिक है। घर वालों ने जबरदस्ती इस इंसान से मेरी शादी कर दी, जो पहले से ही शादीशुदा था। तब मैंने सोचा कि ये बाहर कमाई करने चला गया है, तो मैं इसका फायदा उठा लूं। सचिन को कमरे में ले आती और हमेशा साथ में रखती, ताकि किसी को शक ना हो, और सचिन को डरा देती कि किसी को बताया तो तुम्हारे भाई और पापा को मार दूंगी। उसके बाद जब मेरा आशिक आ जाता तो सचिन को कमरे से बाहर भेज देती और इस तरह मैं चोरी छुपके ये सब करती। तभी पिताजी बोले कि वो तो मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने अचानक आ गया, आकर देखा तो तुम ये कर रही थी और मैंने फिर फौरन पुलिस बुला ली, वरना तुम क्या कर देती मेरे बेटे के साथ। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और हम दोनों भाई पापा के गले लग गए और सोचने लगे कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस तरह की वारदात हमारे घर आसपास में होती रहती हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। धन्यवाद।